नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आपको विदित है, एनटीए यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम की पहली इकाई हिंदी भाषा और उसका विकास में टारगेट 11 की जो सीरीज चल रही है, इससे पिछली कक्षा में हमने स्वनिम व्यवस्था पढ़ा था। आज की इस कक्षा का हमारा मुख्य विषय है ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। इस कक्षा में हम जानेंगे ध्वनियों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है। जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं उनको बता दूं कि इस चैनल पर हिंदी के बारे में शून्य से लेकर के शिखर तक की जानकारी आपके साथ साझा करने का प्रयास किया जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को शुरू से लेकर के अंत तक कोशिश करूंगा दिसंबर 2023 की परीक्षा से पहले पहले पूरा करवा सकूं। साथ में राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्रोफेसर की हिंदी विषय की जो 214 पोस्ट आई हैं उनका सिलेबस भी नेट के साथ साथ ही आपका कवर होता चला जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं ध्वनियों का वर्गीकरण। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ध्वनि क्या है। ध्वनि के अनेक अर्थ हैं। जैसे यहाँ जो आवाज़ आ रही है ये भी ध्वनि है, बाहर पक्षी चहचहा रहे हैं ये भी ध्वनि है, दो बर्तन आपस में टकराते हैं वो भी ध्वनि है, या फिर हम मंदिर में घंटी बजाते हैं वो भी ध्वनि है। लेकिन हम यहाँ बात उन ध्वनियों की नहीं कर रहे हैं। जैसे ध्वनि के अलग अलग अर्थ होते हैं, शब्द, सुर, ताल, तान, लय, ये सारे के सारे ध्वनि के ही अर्थ हैं। अगर हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से बात करते हैं तो मनुष्य के मुख से निकली हुई सार्थक ध्वनि, उसी की हम बातें करते हैं। जब मनुष्य ने पहली बार बोलना प्रारंभ किया उस समय उसके मुख से जो ध्वनि निकली थी उसी से ही तो आगे चल कर के भाषा बनी है। तो इसलिए भाषा की जो प्रथम इकाई है, भाषा की जो लघुतम इकाई है, उसको ध्वनि कहा जाता है। और ध्वनियों का जो समूह है यही तो भाषा का निर्माण करते हैं। कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम ध्वनि को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखो, ध्वनि जिसको हम अंग्रेजी में साउंड कहते हैं, और इसके अर्थ की बात करोगे तो जो मुख्य अर्थ है वो आवाज़ है। आवाज़ किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के मुख से निकली हुई आवाज़ की हम बात कर रहे हैं। तो इसके कुछ बिंदु हैं। जैसे पहला बिंदु, ध्वनि भाषा की प्रथम इकाई है। प्रथम इकाई है। आप सोचोगे प्रथम इकाई किस प्रकार से है, तो ये देखो, सबसे पहले मनुष्य के मुख से जो निकलता है वो ध्वनि है, वो आवाज़ ही तो है। और इसी ध्वनि को जब हम लिखित में लेके जाते हैं, इसी के लिए जो हमने चिन्ह निर्धारित किए हैं उनको क्या कहा जाता है, वर्ण। और ध्वनि के बाद में क्या बनता है, वो बनता है अक्षर। और अक्षर के बाद में क्या आएगा, शब्द। अक्षर किनका निर्माण करते हैं, शब्दों का। और यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो कहलाते हैं पद। हम पद को इसमें ओबलिक में रखते हैं। और पद बनने के बाद में क्या बनता है, वो बनेगा पदबंध। और पदबंध के बाद की अगर हम बात करेंगे तो बनता है उपवाक्य। उपवाक्य के बाद वाक्य बनता है, और वाक्य के बाद ही भाषा का निर्माण होता है। तो यहाँ देखो, ध्वनि भाषा की प्रथम इकाई इसी प्रकार से है। भाषा अंतिम इकाई है और इसकी जो प्रथम इकाई है वो ध्वनि है। दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे तो ध्वनि भाषा का मूल आधार है। ध्वनि भाषा का मूल आधार है। यहां देखो, मूल आधार क्या है, ध्वनि। किसका, भाषा का। ऊपर वाली पंक्ति से ही आपको ये समझ में आ गया होगा।
एक पॉइंट है ध्वनि व भाषा का अटूट संबंध है। अटूट संबंध है। साथियों एक बात कहता हूं, साथ साथ में नोटबुक, आप जो भी कक्षा आप जैसे ही वीडियो देखते हो तो नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए। जो बातें यहाँ पे लिखवाई जाती हैं उनको साथ साथ नोट करोगे तो ही आपको समझ में आएंगी। आज मैंने आपको बता दिया, आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ में आ गया, लेकिन 3 या 4 दिन के बाद आप भूल जाओगे, इसलिए साथ साथ नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ देखो, मनुष्य के अंदर ऐसे आप कह सकते हो अवयव होते हैं जो भाषा को उत्पन्न पैदा भी करते हैं और भाषा को ग्रहण भी करते हैं। जैसे ये भी आप बिंदु के माध्यम से समझ लो, मनुष्य के शरीर के अंदर ध्वनि को पैदा कह सकते हो या फिर उत्पन्न करने व ग्रहण करने के अवयव होते हैं। ग्रहण करने के अवयव मौजूद हैं। आप समझ गए होंगे, मनुष्य जब भी आवाज निकालता है तो उसके कंठ के नीचे काकल्य होता है। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कई बार, काकल्य ध्वनियाँ कौन सी होती है। ये जो काकल होता है यहाँ से शुरू होकर के बाहर आवाज आती है स्वर तंत्रियों से। तो मनुष्य के शरीर के अंदर ही ध्वनि उत्पन्न करने का, पैदा करने का अवयव होता है, और साथ में जो दूसरा बोल रहा है, दूसरे की जो आवाज आ रही है उसको सुनने का यानी कि ग्रहण करने का भी अवयव मौजूद है। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बातें कर लेते हैं, ये जो ध्वनि है इनके वर्गीकरण के लिए जो प्रचलित है सबसे ज़्यादा, कि ध्वनि को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं ध्वनि के प्रकार की। तो ध्वनि के प्रकार में देखो आप, पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन है। लगभग हम वही बातें कर रहे हैं जो आप वर्ण का चैप्टर पढ़ते हो, क्योंकि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण ही तो है। और जो स्वर हैं, व्यंजन हैं, उनको आप किस प्रकार से उच्चारित कर सकते हो, किस प्रकार से बोल सकते हो, यानी कि ध्वनि का जो वर्गीकरण है, ये जो वर्गीकरण है इनका आधार क्या है। हम बातें कर रहे हैं वर्गीकरण के आधार की। तो जैसे एक तो है प्रयत्न के आधार पर। अब आप प्रयत्न की ही बातें करते हो तो प्रयत्न के भी 2 प्रकार आप कह सकते हो। एक होता है आभ्यंतर और दूसरा है आपका बाह्य। आभ्यंतर जो मनुष्य का जो मुख विवर होता है, मुंह होता है, उसके अंदर की सारी बातें हैं, और बाह्य में हम बाहर की बातें करेंगे। जैसे प्राणतव के आधार पे, घोषतव के आधार पे, ये जो स्वर व्यंजन के भेद होते हैं इनकी बातें बाह्य में आएंगी। प्रयत्न के आधार पे हो गया एक तो, और दूसरा होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान, ये जो स्वर हैं, व्यंजन है, उच्चारण स्थान कहाँ है। अभी मैंने बताया था कंठ, ये जो काकल्य है कंठ के नीचे, यहां से शुरू होकर के बाहर तक के जो आपके उच्चारण स्थान है वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। स्वर और व्यंजन को अब हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे तो ये सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो स्वर ध्वनियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका स्वर। इसमें देखो कुल मिलाकर के वैसे देखा जाए तो 13 भी बोल देते हैं, लेकिन 11 ही ध्वनियां आपके पास होती हैं स्वरों में। जो पहली ध्वनि है वो ए से प्रारंभ होती है। ए, आ,
ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, अब यहां तक आपके बन गए 11। अब आप सोचोगे हमने तो पुस्तकों में अंग और अह भी देखा है, किंतु वो आपके स्वर के बजाय अयोगवाह में आते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह, ये इसका जो मूल शब्द है वो योग है। योग का अर्थ होता है दो चीजों का जोड़। जैसे योग करते हैं ना, जो साधु महात्मा होते हैं, वो योग समाधि में बैठे होते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा रहे होते हैं, उसको योग कहा जाता है। तो उपसर्ग लगा दिया, ये नकारात्मक के लिए है, यानी कि जिसका योग ना हो, अयोगवाह है, यानी कि फिर भी वो वहन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो है आपका अंग और दूसरा है अ। ये तो वर्णमाला में आपको चार्ट में नजर आते हैं, किंतु अयोगवाह है, 3 होते हैं। पहला है अनुस्वार, और अनुस्वार के लिए आपको ये जो बिंदी है ऊपर नजर आ रही है, ये चिन्ह मिलता है। और दूसरा है आपका अनुनासिक। अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु का हम प्रयोग करते हैं। ये जो चंद्र बिंदु है ये अनुनासिक के लिए होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है विसर्ग। और विसर्ग के लिए आपने देखा होगा अंत में, किसी भी शब्द के अंत में जो 2 डॉट नजर आते हैं, जैसे अतः है, प्राय, प्रातः है, उनके लिए विसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। स्वरों का जो बात क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण का आधार, यही तो हमारा मुख्य विषय चल रहा है। तो इसमें देखो शुरुआत में जीभ की स्थिति के आधार पे, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं मात्रा के आधार पे। जो स्वर के भेद होते हैं मात्रा के आधार पे, दूसरा जीभ, ये जो हमारी जीभ होती है ना, कहाँ आगे जा रही है, बीच में टक रही है, पीछे जा रही है, इसे यानी कि जीभ की स्थिति के आधार पर साथ साथ आप नोट करते रहना। तीसरा है ओष्ठ, यानी कि जो होठ होते हैं, होठों की स्थिति के आधार पे, होठ की स्थिति के आधार पर। चौथा है मुखविवर के आधार पर। अब इनके अंदर का भी हम वर्गीकरण करेंगे। आप यहाँ समझते जाओगे कि मुखविवर के अंदर भी किस प्रकार से अलग अलग हैं, जैसे विवरित, अर्धविवरित, संवरित, अर्धसंवरित। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मुख्य प्रकार से आप देखोगे तो ये तो हैं आपके, जो हम बात कर रहे थे ना आभ्यंतर की। साथ में और देखो, एक होता है प्राणतव के आधार पर, एक है छठा प्राणतव के साथ में घोष, आपने नाम सुना होगा, घोषतव के आधार पर। और सातवां है आपका अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिक के ओबलिक में आप निर्नुनासिक भी और कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखो आप स्वरों का जो वर्गीकरण का आधार है वो 7 प्रकार से करने वाले हैं। सबसे पहले हम मात्रा के आधार पर बातें करेंगे, उसके बाद में जीभ की स्थिति, ओष्ठ की स्थिति, मुख विवर है, प्राणतव है, घोषतव है, अनुनासिक या निर्नुनासिक की हम बातें करेंगे। तो अब वो भी साथ साथ देखते जाओ। अब हम सबसे पहले स्वर जो ध्वनियाँ हैं उनकी बात कर लेते हैं। स्वर ध्वनियों का जो वर्गीकरण है वो देख लो। अब स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण, सर्वप्रथम हम यहाँ पे स्वर लिख देंगे
उसके बाद में इनका जो उच्चारण स्थान है वो आ जाएगा। इसके पश्चात मात्रा के आधार पे जो स्वर हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद जीभ की स्थिति, और जीभ की स्थिति के पश्चात होठों की स्थिति, और अंत में हम बात कर लेते हैं मुख विवर की। मुख विवर, तो यहां देखो सबसे पहले आपके पास में जो स्वर हैं वो आप इस तरफ लिख दो, ए आ ई उ ऊ री ए उसके पश्चात ओ और औ। ये आपके 11 स्वर हो गए। उच्चारण स्थान देखो, सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए कहां से बोला जाता है? तो ए का उच्चारण होगा कंठ, क्योंकि ए बोल के देखोगे तो गले यहां से आवाज आती है। उसके पश्चात जो आ है वो कहां से बोला जाता है? आ भी आपका कंठ से ही बोला जाता है, तो ये भी उच्चारण आपका कंठ ही होगा। ई और ई दोनों को बोलोगे तो इनका उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। इसके बाद में ऊ इन दोनों को बोलोगे तो इनका होता है होंठ, जिसको आप ओष्ठ भी कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद में री, एकमात्र स्वर ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा कहाँ होता है? दांत और ऊपर तालु के बीच की जो जगह होती है उसको हम मूर्धा कहते हैं। तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ए कंठ से भी आवाज आ रही है और जीभ तालु को भी छू रही है, तो यहां क्या होगा? कंठ तालव्य। इसमें भी ऐसे ही है, कंठ तालव्य। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोल के देखना है कि कहां से आवाज किस प्रकार से जीभ किसी को छू रही है। ओ में क्या हो रहा है? होठ भी गोल हो रहे हैं और आपके गले से भी आवाज निकल रही है, तो ये क्या होगा? कंठोष्ठे। कंठोष्ठे, नीचे वाला भी आपका कंठोष्ठे ही हो जाएगा। तो ये आपको उच्चारण स्थान भी पता चल गया। अब मात्रा के आधार पे स्वरों के भेद 3 प्रकार से होते हैं। संस्कृत की बात करते हैं तो हिंदी में अब 2 ही रह गए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तीसरी बातें हम कर लेते हैं प्लुत स्वर की। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय एक मात्रा या बिल्कुल कम समय लगे, यानी कि समय की हम बात करेंगे तो बिल्कुल कम समय में बोला जाता है ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ए ई उ री। ठीक है। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो आपके बच गए जो 7, जैसे आ ई उ, ठीक है, ए ऐ ओ औ, ये सातों के सातों आपके दीर्घ स्वर होते हैं। तो एक अंत में बचता है प्लुत स्वर। ये कहीं जैसे नाटक वगैरह है इनके संवाद में प्रयोग किया जाता है, या फिर हम ओम का उच्चारण करते हैं, यानी कि एक शब्द को इतना लंबा खींचते हैं, जैसे एक वर्ण का हमने उच्चारण किया ओम, इस प्रकार से वो होता है प्लुत, यानी कि ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय जिसमें लगता हो उसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो उसके आधार पे जो आपका ए है ये क्या है? बिल्कुल कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर। ठीक है। आ आपका दीर्घ स्वर। उसके बाद में ई मैंने बताया था ह्रस्व, फिर ई दीर्घ, उ ह्रस्व, उ ये भी दीर्घ है। उसके बाद में री ह्रस्व। बाकी जो बच गए सारे आपके दीर्घ स्वर ध्वनियां हैं। ठीक है। आप यहां देखो मात्रा के आधार पे, अब इनकी मात्राओं का आपको पता ही होगा,
वो भी मैं साथ साथ में लिख देता हूँ। ए की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। आ की मात्रा इस प्रकार से होती है, ई की मात्रा आप इस तरफ घुमा दो, ई की मात्रा उस तरफ घुमा दो, ऊ की मात्रा ऐसे घुमा दो, ऊ की मात्रा उस तरफ घुमा दो, री की मात्रा जो नीचे लगती है ना जैसे कृषि, ये वाली होती है। ए की मात्रा के लिए हम एक इसका इस्तेमाल करते हैं, ए की मात्रा के लिए हम 2 का इस्तेमाल करेंगे, और ओ के लिए हम साथ में ये जो पाई आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये भी इस्तेमाल होगी। और औ की मात्रा के लिए 2 साथ में आपकी जो पाई है ये आपकी मात्राएं होगी। जीभ की स्थिति के आधार भी जल्दी जल्दी आप कर लो। जीभ कहाँ आपकी, जीभ जैसे ए बोलोगे तो जीभ कहाँ जा रही है, ए बिल्कुल मध्य भाग में ही अटक गई, तो जीभ की स्थिति मध्य रहती है ए में, ठीक है। उसके बाद में आ, जीभ पीछे चली गई, पश्च हो जाएगा। जीभ की स्थिति के 3 भाग हैं, अगर, मध्य और पश्च। आपको याद रखना है एकमात्र ए ही ऐसा है जो जीभ की स्थिति के आधार पे मध्य है, उसके बाद में आपको अगर और पश्च ही नजर आएंगे। अगर का मतलब होता है जीभ का जो आगे का हिस्सा काम कर रहा है, जैसे आप बोलोगे ई, तो जीभ का आगे वाला हिस्सा काम कर रहा है, आगे जा रही है जीभ, बीच में अटक गई जीभ जैसे ए बीच में तो मध्य, पीछे जा रही है जीभ, बोलते समय कोई भी वर्ण आप बोल के देखोगे तो वो क्या होगा आपका पश्च होगा। तो इसमें ई में क्या होगा आपका अग्र होगा। आगे वाली जो ई है इसमें भी जीभ आगे ही आ रही है, ये भी अग्र हो जाएगा। उसके बाद में ऊ, जीभ पीछे, ध्यान रखो होठ आपके जरूर गोल हो रहे हैं लेकिन जीभ पीछे जा रही है, ऊ, ठीक है। इसमें क्या होगा पश्च हो जाएगा। ऊ, इसमें भी पीछे जा रही है जीभ, ये भी पश्च हो जाएगा। री में आगे आ रही है, अग्र हो जाएगा, ठीक है। फिर ए में भी आगे आई है, ए इसमें भी आगे आई है। ओ पीछे गई, औ इसमें भी पीछे गई। तो इस प्रकार से जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर ध्वनियां आप बोल बोल करके देख सकते हो, वो इसी प्रकार से होंगी। हम बात करते हैं होठों की स्थिति। होठों की स्थिति के आधार पे 2 प्रकार से ही होंगे, एक आपका होगा वृत्तमुखी, एक होगा अवृत्तमुखी, यानी कि होठ आपके गोल हो रहे हैं या फिर कोई खास काम नहीं कर रहे। जैसे ए के आप उच्चारण में देखोगे तो ए बोलो, ए, होठों का कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा होठ यहाँ पे उदासीन रहते हैं ए के उच्चारण में। उसके पश्चात आ, यहां देखो आ जैसे ही आप बोलोगे तो आ बोलते समय होठ गोल नहीं हो रहे, खुल रहे, देखो आ गोल नहीं हो रहे, तो ये क्या होगा यहाँ पे अवृत्तमुखी। गोल नहीं होंगे तो आपको अवृत्तमुखी ही बताना है। ई इसमें भी गोल नहीं हुए हमारे, ये भी आपका अवृत्तमुखी हो जाएगा। उसके बाद में ई, इसमें भी गोल नहीं हुए, ये भी आपका अवृत्तमुखी हो जाएगा। अगला क्या है ऊ, होठ गोल हो गए, वृत्ताकार हो गए, गोलाकार हो गए, तो यहां हो जाएगा वृत्तमुखी। उसके पश्चात आप बात करोगे ऊ की, इसमें भी गोल हो रहे हैं। मैं जो कुछ भी यहां बता रहा हूं आप साथ साथ बोलकर देखो। अगर आपने जीभ की स्थिति के आधार पे देखा तो जीभ देखो आगे आ रही है, पीछे जा रही है, बीच में अटक गई। उसी प्रकार से होठ गोल हो रहे हैं या गोल नहीं हो रहे, 2 ही देखना, गोल हो रहे हैं तो वृत्तमुखी, नहीं तो अवृत्तमुखी, ठीक है। हम बात कर लेते हैं आगे ऊ की, इसमें भी होठ गोल हो गए, वृत्तमुखी होगा। ए इसमें गोल नहीं हो रहे तो अवृत्तमुखी होगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं, अंत के आपके 2 बच जाते हैं ओ और औ, एक रहेगा बीच में री में भी अवृत्तमुखी ही होगा। अंत में 2 बच गए ओ औ, ये दोनों वृत्तमुखी होंगे, दोनों में ही होठ गोल हो रहे हैं,
ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हो। थोड़ा सा और गहराई से अगर आपको इनको समझना है, अभी तो हम ध्वनि का जो चैप्टर है वो कर रहे हैं, इससे पहले मैंने केवल वर्ण के चैप्टर में इनको पूरा जो स्वरों का वर्गीकरण है इसी प्रकार से चार्ट बना करके एक एक चीज़ आपको समझा रखी है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अब हम बातें कर रहे हैं मुख्य विवर की। मुख्य विवर, अब देखो इसमें कुछ बातें हैं। एक तो है मुंह अगर जैसे ओपन हो रहा है, खुल रहा है, तो उसको बोला जाएगा विवृत। ठीक है, विवृत तो खुल गया पूरा, आधा खुला है तो अर्धविवृत। फिर मुंह लगभग लगभग बंद हो जाता है, क्लोज, जिसको बोलेंगे संवृत। ठीक है, अगर कम बंद हो रहा है, आधा बंद हो रहा है, तो क्या होगा, वो अर्ध संवृत। ठीक है, तो यहां आप देखते जाओ। अब सबसे पहले ए जो अर्धविवृत होता है, ए की हम बात करेंगे तो यह अर्धविवृत, यानी कि ए आप बोल के देखो, मुंह आपका आधा ही खुल रहा है, ए। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धविवृत हो जाएगा। इसके अलावा आ बोल के देखो, आ जैसे ही आप बोलोगे तो मुंह आपका पूरा खुल जाएगा, तो विवृत, क्योंकि विवृत होता ही आपका ओपन है, ध्यान रखना है। ठीक है, अर्धविवृत की बात करोगे तो हाफ ओपन। ठीक, अब बातें करोगे ई की। ई में क्या हो रहा है, ई खुल नहीं रहा, बंद हो रहा है। ठीक है, तो यहां क्या करोगे आप, ई बोलोगे तो लगभग आपका जो आधा मुंह है वो बंद हो जाएगा, जैसे अर्ध संवृत। संवृत की आप बातें करोगे तो इसका अर्थ होता है, इंग्लिश में आप कह सकते हो क्लोज। ठीक है, ए के बाद में ई बोलोगे तो इसमें संवृत, लगभग मुंह आपका बंद हो ही जाता है। उसके बाद में यहां देखो ऊ और ऊ, ऊ ऊ बोल के देखो आप इनको। पहले वाला जो ऊ है इसमें क्या होगा, अर्ध संवृत, क्योंकि लगभग आधा मुंह आपका ऊ बंद, ऊ और भी ज्यादा बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, संवृत। री, री इसमें आधा आपका मुंह बंद हो रहा है तो अर्ध संवृत। उसके पश्चात हम बातें कर लेते हैं ए ऐ। ए खुल रहा है, बंद नहीं हो रहा, ए ऐ खुलते समय विवृत, बंद होते समय संवृत, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले वाला जो ए है इसमें आधा मुंह आपका बंद हो रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे, अर्ध विवृत ऐ, इसमें ज्यादा बंद नहीं, ज्यादा खुल रहा है तो क्या हो जाएगा, विवृत ओ, इसमें भी आधा आपका खुल रहा है तो क्या होगा आपका, अर्ध विवृत। उसके बाद में हम बातें करते हैं औ की, तो औ में आपका लगभग मुंह खुल जाता है तो ये होगा विवृत। आपको यहाँ पे स्वर ध्वनियों के वर्गीकरण में स्वर, उच्चारण स्थान, मात्रा के आधार पर भेद, मात्राएं, जीभ की स्थिति, होठों की स्थिति, मुख्य विवर की स्थिति समझ में आ गया होगा। अब जो कुछ बचे हुए हैं, जैसे हम बात कर रहे थे ना प्रयत्न के आधार पे आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, तो जो बाह्य प्रयत्न की हम बातें करते हैं उसमें प्राणतों के आधार पे, घोषताओं के आधार पे जो स्वर ध्वनियां हैं उनकी हम साथ साथ और बातें कर लेते हैं। उसके बाद में कक्षा ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। इसका जो बचा हुआ पार्ट है व्यंजन वाला वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसका जो भाग 2 होगा उसमें हम देखेंगे व्यंजन ध्वनियों के बारे में, क्योंकि कक्षा बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अब देखो प्राणतों के आधार पे अगर हम बातें करते हैं, प्राणतों के आधार पर स्वर ध्वनियां, स्वर ध्वनियां। प्राण क्या होता है, प्राण होता है हवा, वायु। तो यहां देखो प्राण के अर्थ की आप बातें करोगे तो हवा या फिर वायु आप कह सकते हैं, यानी कि
स्वरों का उच्चारण करते समय हवा कम प्रयोग हो रही है या ज़्यादा प्रयोग हो रही है। तो प्राणताओं के आधार पे दो भेद होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो यहाँ आपको देखना है जो सारी स्वर ध्वनियाँ होती हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। कई बार परीक्षा में आ जाता है सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। देखो, जैसे कोई भी एक स्वर उठा के दे दिया, ई दे दिया, ई अल्प प्राण है या महाप्राण है, या फिर जैसे कई बार विचलित करने के लिए क्या करेंगे, वो औ दे दिया, आप सोचोगे औ ज्यादा हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे ही स्वर आपके अल्प प्राण है, ये आपको ध्यान रखना है। महाप्राण सोचना भी मत स्वरों में, ठीक है। तो आप अल्प प्राण महाप्राण में देखोगे तो केवल अब अल्प प्राण है सारे स्वर। अब एक और भेद होता है, आप कह सकते हो घोषताओं के आधार पे। घोषताओं के आधार पर घोषताओं की आप बातें करोगे, घोष का मतलब होता है नाद। स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है, जो हमारे काकल्य यहाँ पे स्वर तंत्रियाँ होती है, इनमें जो कंपन होता है, नाद गूंज उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से मंदिर में घंटी बजती काफी देर तक जो हवा में गूंज रहती है, उसी को घोष या नाद बोला जाता है। इसके आधार पर भी दो भेद हैं, एक है आपका सघोष जिसमें नाद उत्पन्न हो, और जिसमें नाद उत्पन्न ना हो वो क्या होगा, है घोष। तो इस प्रकार से सभी स्वर सघोष होते हैं, क्योंकि स्वरों को बोलते समय गूंज उत्पन्न होती है, ठीक है। इस प्रकार से आज की ये जो कक्षा है यहीं पे समाप्त होती है।